हेलो एवरीवन। देखिए कल अपन केमिकल इक्विलिब्रियम स्टार्ट किया था तो अपन ने पढ़ा था सबसे पहले डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और वेपर डेंसिटी में क्या रिलेशन होता है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस की भी बात की थी। यहां तक अपनी सारी बात हो गई थी, क्वेश्चंस वगैरह सारे हो गए थे। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं इक्विलिब्रियम क्या होता है, साम्य क्या होता है, उसके बाद अपन बात करेंगे साम्य की कंडीशन क्या है। ठीक है, साम्य कितने प्रकार का होता है सारी बात करते हैं। ठीक है, आओ बात करते हैं सबसे पहले इक्विलिब्रियम की। सबसे पहले बात करते हैं अपन इक्विलिब्रियम की, साम्य क्या होता है। साम्य या फिर इक्विलिब्रियम, साम्य या फिर इक्विलिब्रियम। ठीक है, क्या होता है बात करते हैं। साम्य या इक्विलिब्रियम क्या होता है, यदि दो या दो से अधिक भौतिक अवस्थाएं, दो या दो से अधिक भौतिक अवस्थाएं या स्पीसीज एक साथ उपस्थित हो तो उसे साम्य कहते हैं। तो उसे अपन क्या बोलेंगे, साम्य बोलेंगे। दो या दो से अधिक या तो भौतिक अवस्था हो या फिर स्पीसीज अगर एक साथ उपस्थित हो, दो स्पीसीज हो सकती है जैसे रिएक्टेंट प्रोडक्ट हो गया, या दो से अधिक भौतिक अवस्थाएं एक साथ हो जैसे सॉलिड और लिक्विड हो गया या लिक्विड गैस हो गया। तो अगर ये एक साथ उपस्थित होते हैं, एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम बोलेंगे। आ रही बात समझ में, उसे अपन क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम बोलेंगे। तो सिंपल सी बेसिक सी डेफिनेशन ये हो गई इक्विलिब्रियम की, बेसिक सी इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन ये हो जाएगी। ठीक है, अब देखो इक्विलिब्रियम जो है, साम्य जो है वो दो प्रकार का हो सकता है। साम्य जो है वो दो प्रकार का हो सकता है। एक तो होगा भौतिक साम्य, फिजिकल इक्विलिब्रियम, भौतिक साम्य। एक होता है केमिकल, रासायनिक साम्य। भौतिक साम्य का मतलब क्या होता है, भौतिक साम्य का मतलब क्या होता है, यदि दो भौतिक अवस्थाएं, दो या दो से अधिक भौतिक अवस्थाएं, दो या दो से अधिक भौतिक अवस्थाएं एक साथ उपस्थित हो, एक साथ उपस्थित हो, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, भौतिक साम्य बोलेंगे। दो या दो से अधिक भौतिक अवस्थाएं अगर एक साथ उपस्थित हो तो उसे अपन क्या बोलेंगे, भौतिक साम्य बोलेंगे। ठीक है, चले आगे, चले आगे। जैसे H2O लिक्विड हो गया और H2O गैस हो गया। एक बात ध्यान रखना, केमिकल इक्विलिब्रियम जो होगा या इक्विलिब्रियम जो होगा वो हमेशा रिवर्सिबल रिएक्शन से रिलेटेड है। इसका मतलब एरो ऐसे रहेगा, H2O लिक्विड हो या H2O गैस हो या फिर I2 सॉलिड हो या फिर I2 गैस हो, एक साथ उपस्थित हो, इस टाइप का करो तो इसे अपन क्या बोलेंगे, इसे अपन क्या बोलेंगे, भौतिक साम्य बोलेंगे। तो दो या दो से अधिक भौतिक अवस्थाएं एक साथ उपस्थित हो तो इसे अपन बोलते हैं भौतिक साम्य। रासायनिक साम्य में दो या दो से अधिक स्पीसीज, दो या दो से अधिक स्पीसीज एक साथ उपस्थित हो, स्पीसीज एक साथ उपस्थित हो, जैसे N2 गैस प्लस 3H2 गैस कन्वर्ट हो गया 2 टाइम्स NH3 गैस में। अपन को केमिकल इक्विलिब्रियम में बेसिकली ये पढ़ना है। केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो मॉलिक्यूलर इक्विलिब्रियम है। मॉलिक्यूलर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या, इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल रहेगा। देखो मॉलिक्यूल के फॉर्मेट में N2 मॉलिक्यूल, H2 मॉलिक्यूल, अमोनिया मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेट में रहेगा। अच्छा, ये भी इक्विलिब्रियम हो सकता है, CH3COOH कन्वर्ट हुआ CH3CO- प्लस H प्लस में,
तो ये तो जो है वो मॉलिक्यूलर इक्विलिब्रियम है और ये आयोनिक इक्विलिब्रियम है। अनडिसोसिएट पार्ट, अनआयनित भाग और आयनित भाग अगर एक दूसरे के साथ साम्य अवस्था में हो, अनायनित और आयनित भाग अगर एक दूसरे के साथ साम्य अवस्था में हो तो उसे अपन क्या बोलते हैं, उसे अपन बोलते हैं रासायनिक या केमिकल इक्विलिब्रियम। ये तो आयोनिक हो जाएगा। और मॉलिक्यूलर इक्विलिब्रियम जो होता है, आणविक इक्विलिब्रियम जो होता है, उसे बोलते हैं रासायनिक में पढ़ते हैं अपन। और आयनित एवं अनायनित भाग का जो इक्विलिब्रियम है उसको अपन किस में पढ़ते हैं, आयोनिक इक्विलिब्रियम। बेसिकली इंट्रोडक्शन ये है इक्विलिब्रियम का कि इक्विलिब्रियम होता क्या है। तो इक्विलिब्रियम अपन ने पढ़ा दिया कि दो या दो से अधिक भौतिक अवस्था एक साथ हो या फिर दो या दो से अधिक स्पीसीज एक साथ उपस्थित हो तो उसे अपन क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। चलो आगे बोलो। चलो, भौतिक अवस्था के आधार पर साम्य कितने प्रकार के होते हैं, अब उसकी बात करते हैं। भौतिक अवस्था के आधार पर साम्य कितने प्रकार का होगा उसकी बात करते हैं। भौतिक अवस्था के आधार पर रासायनिक साम्य। भौतिक अवस्था के आधार पर रासायनिक साम्य के कौन कौन से प्रकार होंगे वो देख लेते हैं अपन पहले। कि भौतिक अवस्था फिजिकल स्टेट के बेसिस पर इक्विलिब्रियम जो है वो किस टाइप से रहेगा वो देखो। दो टाइप का होता है, एक होता है समांगी साम्य, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। होमोजीनियस इक्विलिब्रियम का मतलब ये है, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम का मतलब ये है, सुनना बात को, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम का मतलब ये है यदि सभी स्पीसीज की भौतिक अवस्थाएं एक समान हो तो उसे समांगी साम्य कहते हैं। तो उसे अपन क्या कहते हैं, समांगी साम्य कहते हैं। सभी स्पीसीज की अगर भौतिक अवस्थाएं एक समान हो, सभी स्पीसीज की अगर भौतिक अवस्थाएं एक समान हो तो उसे अपन बोलते हैं समांगी साम्य कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम बोलते हैं। जैसे N2 गैस प्लस 3H2 गैस कन्वर्ट 2 टाइम्स NH3 गैस, सारे गैस 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 दे रखे हैं, ठीक है। CH3COOH लिक्विड है, प्लस C2H5OH लिक्विड है। एस्टर का फॉर्मेशन करता है, एस्टर भी लिक्विड फॉर्म में होता है, प्लस वाटर इन द लिक्विड फॉर्म, ठीक है। ये भी कैसा हो गया, समांगी साम्य का एग्जांपल हो जाएगा। अच्छा, सेकंड नंबर बात करते हैं विषमांगी साम्य। विषमांगी साम्य, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम क्या मतलब इस हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम का? इसका सिंपल सा मीनिंग ये है, यदि सभी स्पीसीज की भौतिक अवस्थाएं एक समान नहीं हो, कि भौतिक अवस्थाएं एक समान नहीं हो, तो उसे विषमांगी साम्य कहते हैं। जैसे ये कैल्शियम कार्बोनेट हो गया सॉलिड, ये देखो कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस CO2 गैस में, दो भौतिक अवस्थाएं होगी सॉलिड और गैस की। इसी टाइप से अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड ले लो, ये भी फेमस है, NH3 गैस में प्लस H2S गैस में, ये हो जाएगा, ठीक है। एक से अधिक भौतिक अवस्थाएं होगी सॉलिड और गैस। अगर एक से ज्यादा भौतिक अवस्थाएं हो तो उसे हेट्रोजीनियस बोलते हैं, और एक ही भौतिक अवस्था हो तो उसे बोलते हैं होमोजीनियस। बात क्लियर होगी? तो आपसे ऐसा बोला जाएगा होमोजीनियस गैसियस मिक्सचर है, तो होमोजीनियस बोल दिया, इसका मतलब सबकी फिजिकल स्टेट सेम हो गई। पहली बात तो सबकी फिजिकल स्टेट क्या हो जाएगी, सेम। सेकंड नंबर गैसियस बोला तो सारे के सारे गैस हो जाएंगे, इस टाइप से बोलेगा वो। चलो आगे बोलो। चलो
लास्ट बात करते हैं अपन, लास्ट बात करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन की। भैया ये ह्यूमिडिटी की वजह से बोर्ड भी बहुत मुश्किल से साफ होता है। हेडिंग लगाओ लॉ ऑफ मास एक्शन, द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम। लॉ ऑफ मास एक्शन, द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम, उसकी बात करते हैं अब। लॉ ऑफ मास एक्शन, द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम। ये लो, इसके अंदर कुछ वर्ड आएंगे, उसको पहले अपन डिफाइन कर लेते हैं, फिर इसके बाद ये लॉ जो है वो गुल्डबर्ग और वागे करके दो साइंटिस्ट थे, गुल्डबर्ग एंड वागे, उन्होंने दिया था। नाम अपन को ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, कोई नहीं पूछता है, गुल्डबर्ग और वागे ने दिया था, ठीक है ना। सबसे पहले अपन इसके अंदर पढ़ते हैं एक्टिव मास क्या होता है, सक्रिय द्रव्यमान क्या होता है। एक्टिव मास या फिर सक्रिय द्रव्यमान, ये क्या होता है, अपन इसकी बात करते हैं सबसे पहले, ठीक है। चलो, क्या होता है एक्टिव मास या सक्रिय द्रव्यमान? तो अपन बोले एक्टिव मास या सक्रिय द्रव्यमान क्या होता है, किसी स्पीसीज का, ऐसे लिखो, एक लीटर विलियन में उपस्थित, 1 लीटर विलियन में उपस्थित किसी स्पीसीज के मूलों की संख्या को, 1 लीटर विलियन में उपस्थित किसी स्पीसीज के मूलों की संख्या को, 1 लीटर विलियन में उपस्थित किसी स्पीसीज के मूलों की संख्या को सक्रिय द्रव्यमान कहते हैं। 1 लीटर विलियन में उपस्थित किसी स्पीसीज के मूलों की संख्या को जो है वो सक्रिय द्रव्यमान कहते हैं। 1 लीटर विलियन है, उसमें किसी स्पीसीज के मूलों की संख्या जो है उसी को अपन क्या बोलेंगे, सक्रिय द्रव्यमान, एक्टिव मास। इसको जो है वो अपन स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, इस टाइप से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे। अब सुनना बात को, तो इसका मतलब एक्टिव मास का फॉर्मूला क्या हो जाना चाहिए फिर, तो ये एक्टिव मास स्क्वायर ब्रैकेट में लिखोगे आप, जो सक्रिय द्रव्यमान ये हो जाएगा स्पीसीज के मूलों की संख्या, स्पीसीज के मूलों की संख्या अपॉन विलियन का आयतन लीटर में, विलियन का आयतन लीटर में। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछ ले कि इस एक्टिव मास की यूनिट क्या होगी, तो सिंपल सी बात हो जाएगी, मोल पर लीटर। ठीक है, पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद आगे अपन बात करेंगे।
मैंने यहां पे एक आपसे सिंपल सी प्रॉब्लम पूछी, 2 लीटर विलियन में 64 ग्राम HI उपस्थित है, हाइड्रोजन आयोडाइड उपस्थित है, तो HI का सक्रिय द्रव्यमान ज्ञात करो। HI का सक्रिय द्रव्यमान ज्ञात करो। तो आप क्या करोगे, HI का जो एक्टिव मास होगा उसकी जगह आप क्या लिखोगे, HI का एक्टिव मास इज इक्वल टू मोल गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट 128 डिवाइड बाई 2 लीटर, तो ये आ जाएगा 1/4, 1/4 बोले तो 0.25 मोल पर लीटर। सही बात। एक बात ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात है, क्या बात है वो सुने। हेट्रोजीनियस सिस्टम लिया, अब आपको मालूम है हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम होता क्या है, ठीक है, ये मैं सारी टर्मिनोलॉजी क्लियर कर चुका हूं। हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम में सॉलिड एवं लिक्विड का एक्टिव मास एक माना जाता है, 1 माना जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है बार बार। एक्टिव मास ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड क्या होता है, 1 कंसीडर होता है, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। तो सॉलिड और लिक्विड का एक्टिव मास 1 माना जाएगा, ठीक है। ये तो एक्टिव मास की बात हो गई। अब सुने, अब सेकंड पॉइंट के ऊपर आते हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन है क्या, द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम है क्या, सुने बात को। इसके अकॉर्डिंग अपन बोले द्रव्यानुपाती क्रिया नियम के अनुसार, द्रव्यानुपाती क्रिया नियम के अनुसार किसी अभिक्रिया की दर क्रिया कारक के सक्रिय द्रव्यमान पर निर्भर करती है। अभिक्रिया की जो दर है वो क्रिया कारक के किसके ऊपर डिपेंड करेगी, सक्रिय द्रव्यमान के ऊपर डिपेंड करेगी। द्रव्यानुपाती क्रिया नियम के अनुसार किसी अभिक्रिया की जो दर है वो क्रिया कारक के सक्रिय द्रव्यमान पर निर्भर करती है, इस बात का आपको ध्यान रहे, ठीक है। अगर जैसे मैं एक सिंपल सी बात लिखूं, एक रिएक्शन लिखता हूं सिंपल सी, ठीक है, मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूं, रेट जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगी एक्टिव मास, ये ओनली फॉर द्रव्यानुपाती क्रिया नियम के अनुसार है, एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट की पावर SC का मतलब क्या, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टोइकियोमेट्री गुणांक, क्या हो जाएगा, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टोइकियोमेट्री गुणांक। अब एग्जांपल समझो, एग्जांपल से ही समझ में आएगी ये चीजें। जैसे मैंने एक रिएक्शन लिखी R2P, मेरे को बोला ये रिएक्शन ऐसे ही है, अपन फॉरवर्ड सेंस में बात कर रहे हैं, अभी मैं बैकवर्ड सेंस में तो बात ही नहीं कर रहा हूं, तो रेट R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, इसकी पावर 1 हो जाएगी। एक और एग्जांपल देखो, 2R कन्वर्ट हुआ P में, तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ R की पावर 2। अगर मैंने ऐसे लिख दिया M1A प्लस M2B, ये कन्वर्ट हुआ प्रोडक्ट P में, तो अब अगर रेट की बात करूंगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आएगी, A का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट M1 है तो पावर M1 में चला जाएगा और B की पावर M2 हो जाएगा, A की पावर M1 हो जाएगा, B की पावर M2 हो जाएगा, बोलो, ठीक है। ये रहेगा, ऐसे आपको चेक करनी है। बात आ गई समझ में। जब सॉलिड और लिक्विड आ जाए और हेट्रोजीनियस है तो सॉलिड और लिक्विड का एक लेना, इसका मतलब उसके ऊपर रेट डिपेंड नहीं करेगी। बात आ रही समझ में। ये जनरल इंट्रोडक्शन है अभी द्रव्यानुपाती क्रिया नियम का, ठीक है। अब अपन आते हैं कंडीशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होगी, कंडीशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होगी। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम।
कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है उसको अपन समझते हैं। सुनना बात, एक रिएक्शन लिख रहा हूं, रिवर्सिबल रिएक्शन, आर कन्वर्ट हो रहा है पी में, आर कन्वर्ट हो रहा है पी में, टी इक्वल टू 0 टाइम पे इसकी कंसेंट्रेशन मैक्सिमम मान ली 100 होती है, इसकी 0 होती है, क्योंकि रिएक्टेंट से ही प्रोडक्ट में अपन जनरली कन्वर्ट करते हैं। तो मेरे को अगर स्टार्टिंग में पूछे टी इक्वल टू 0 टाइम पे, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, अब इसके अंदर दो रिएक्शन हो रही है, सुनना बात को, इसके अंदर दो रिएक्शन हो रही है, कौन कौन सी? इसके अंदर दो रिएक्शन हो रही है, कौन कौन सी? एक तो फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही है, फॉरवर्ड वो हो रही है आर कन्वर्ट हो रहा है पी में, एक हो रही है बैकवर्ड, बैकवर्ड कौन सी हो रही है? पी कन्वर्ट हो रहा है आर में। फॉरवर्ड की रेट की बात करूंगा तो आर एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर के होगा, और आर बैकवर्ड जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन या एक्टिव मास ऑफ पी होगा। सही बात बोल रहा हूं? बोलिए, ऐसा ही होगा। अब अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो सुनना बात को ढंग से, ऐसा है तो सुनना बात को। स्टार्टिंग में बात करूंगा तो रेट ऑफ फॉरवर्ड टी बराबर 0 पे आर एफ मैक्सिमम होगा, क्यों? ये 100 है और ये मैक्सिमम वैल्यू होगी, और आर भी 0 होगा और ये मिनिमम है। जैसे टी इक्वल टू टी टाइम पे आओगे, किसी पर्टिकुलर टाइम t1 पे आ गए, तो यहां से मान लो ये 20 गया तो इधर 20 बनेगा, तो आर एफ 80 आया, मतलब आर एफ डिक्रीज हुआ, आर बी 20 आया, आर बी बढ़ने लग गया। आर एफ कम होने लगा, आर बी बढ़ने लगा, तो एक सिचुएशन तो ऐसी आएगी ना, आर एफ यहां पे था, आर बी यहां पे था, एक सिचुएशन तो ऐसी आएगी ना, और दोनों बराबर। तो किसी पर्टिकुलर टाइम t बराबर t2 टाइम पे जब ये 100 माइनस 50 होगा तो ये भी 50 हो जाएगा, तो t इक्वल टू t2 टाइम पे आर एफ इज इक्वल टू आर बी एंड रिमेन्स कॉन्स्टेंट, और ये क्या हो जाती है? कांस्टेंट हो जाती है, रिमेन्स कांस्टेंट। तो इसी को अपन क्या बोलेंगे? इसी को बोलेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन। इसी को अपन क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगी? सुनना बात को, इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगी? इक्विलिब्रियम कंडीशन उसको बोलते हैं अपन, इक्विलिब्रियम कंडीशन उसको बोलते हैं जब रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड बराबर हो जाए, रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड बराबर हो जाए और कांस्टेंट और हो जाए, फॉरवर्ड और बैकवर्ड की रेट बराबर और कांस्टेंट भी हो जाए, तो उसी को अपन बोलते हैं कंडीशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। ये समझ में आया? बोलो। अब सुनना होगा क्या, आर एफ बराबर आर बी हुआ, उस कंडीशन में 5 की रेट से इधर जाएगा फॉरवर्ड में, तो जैसे सुनना 5 की रेट से अगर इधर जाएगा तो हैंड टू हैंड 5 की रेट से इधर आ जाएगा। तो अगर इसके सपोज करो 50 मोल है, इधर भी 50 है, तो जैसे ही 5 इधर गया तो यहाँ 55 होने लगे, उसी टाइम 5 उसने इधर भेज दिया, तो इधर वापस 50 हो गए, इधर 45 का 50 हो गया। तो इसका मतलब कंसंट्रेशन क्या हो गई? कांस्टेंट हो गई। मोल क्या हो गए? कांस्टेंट हो जाएंगे, लेकिन रेट क्या रहेगी? बराबर और कांस्टेंट रहनी चाहिए। उसी को अपन बोलेंगे कंडीशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, उसी को अपन बोलेंगे कंडीशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। चलो आगे, अब अपन बात करते हैं इक्विलिब्रियम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, इक्विलिब्रियम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी उसकी बात करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखें साम्य की विशेषताएं। साम्य की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑफ इक्विलिब्रियम, साम्य की विशेषताएं। साम्य की विशेषताएं, चलो बात करते हैं साम्य की विशेषता की बात करते हैं। पहली प्रॉपर्टी, साम्य वहीं पे आएगा। पहली बात, साम्य केवल उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के लिए परिभाषित होता है। साम्य केवल उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के लिए परिभाषित होता है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है। साम्य केवल उत्क्रमणीय, आपको मालूम है रिवर्सिबल रिएक्शन होनी चाहिए, तभी तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड की रेट आएगी। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के लिए होनी चाहिए। सेकंड नंबर अगर पॉइंट बात करें अपन, तो क्लोज कंटेनर में होनी चाहिए।
क्लोज कंटेनर में नहीं हुई तो रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होगी, और रिएक्शन अगर रिवर्सिबल नहीं हुआ तो फिर दिक्कत है। ठीक है, रिएक्शन अगर रिवर्सिबल नहीं हुआ तो इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। थर्ड नंबर, साम्य पर एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड बराबर रेट ऑफ बैकवर्ड एंड नियत हो जाती है। साम्य पे रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड जो है वो बराबर और नियत हो जाएगी। समझ में आ रही है बात? साम्य पर जो है वो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बराबर एवं नियत हो जाती है, जो अपन ने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी। फोर्थ नंबर पॉइंट पे बात करते हैं। साम्य को किसी भी दिशा से प्राप्त किया जा सकता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन से भी और बैकवर्ड डायरेक्शन से भी। साम्य को जो है वो किसी भी दिशा से प्राप्त किया जा सकता है, इस बात का ध्यान रखना। कोई जरूरी नहीं है कि रिएक्टेंट ही स्टार्टिंग में 100 लिया जाए और प्रोडक्ट 0 लिया जाए, कोई जरूरी नहीं है। अगर प्रोडक्ट आप स्टार्टिंग में मैक्सिमम लोगे तो रिएक्शन बैकवर्ड से स्टार्ट होगी, उस कंडीशन में रेट ऑफ बैकवर्ड स्टार्टिंग में मैक्सिमम होगी, रेट ऑफ फॉरवर्ड स्टार्टिंग में मिनिमम होगी, फिर बैकवर्ड की कम होती जाएगी, फॉरवर्ड की बढ़ती जाएगी। एक सिचुएशन पे दोनों क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। एक सिचुएशन पे दोनों बराबर हो जाएगी। तो दोनों दिशाओं से प्राप्त किया जा सकता, कोई जरूरी नहीं है रिएक्टेंट की साइड से ही आए। समझ रहे हो बात? अब सुनना आगे। फोर्थ नंबर पॉइंट, फिफ्थ नंबर पॉइंट, साम्य पर क्रियाकारक, साम्य पर क्रियाकारक एवं उत्पाद की सांद्रता बराबर हो भी सकती है, हो भी सकती है अथवा नहीं। सेम हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, कोई गारंटी नहीं है। सेम भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। एग्जाम्पल समझा रहा हूं, देखना। एग्जाम्पल से समझो कि बराबर होगी या नहीं होगी, उसको आप एग्जाम्पल से समझिएगा। जैसे मैंने एक रिएक्शन लिखी, आर कन्वर्ट हो रहा है पी में, टी बराबर 0 टाइम पे 100 और ये 0 है, तो यहां पे आर एफ जो आएगा वो 100 आएगा और आर बी 0 आएगा, बराबर नहीं है अभी, तो इक्विलिब्रियम नहीं आया। टी इक्वल टू टी टाइम पे, T1 टाइम पे 100 माइनस 20 है, ये 20 है, आर एफ अभी 80 आ रहा है, आर बी अभी 20 आ रहा है, तो इक्विलिब्रियम नहीं है, अभी भी नहीं है ना। टी इक्वल टू T2 टाइम पे अगर यहां से 50 जाएगा तो इधर 50 बनेगा, तो आर एफ कितना हो गया? 50, आर बी भी कितना हो गया? 50। तो बोलो आर एफ और आर बी बराबर है या नहीं? हो गया ना बराबर, तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम आ गया। तो ये कंडीशन जो है वो इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट कर रही है। यहां पे सांद्रता बराबर है किसकी? क्रियाकारक एवं उत्पाद, दोनों की सांद्रता क्या है? बराबर है, अभी तो बराबर है। अब सुनना बात को आराम से, आराम से सुनना। अगला एग्जांपल लिया मैंने, ए कन्वर्ट हो रहा है 2B में, टी इक्वल टू 0 टाइम पे इसकी कंसंट्रेशन 105 है, इसकी 0 है, आर एफ 105 आएगा, आर बी 0 आएगा। लो, टी इक्वल टू T1 टाइम पे इसमें से 2 माइनस कर दो, 105 में से 2 माइनस कर दो तो इधर 4 बनेगा, तो आर एफ कितना हो जाएगा? 103, आर बी कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर 16। बैकवर्ड की रेट के लिए तो बी का स्क्वायर आएगा ना, तो 16 हो जाएगा। अच्छा, टी इक्वल टू T2 टाइम पे यहां से मैंने 5 माइनस किया तो इधर 10 बनेगा, तो आर एफ बराबर 100 और आर बी भी 100 आएगा, 10 का स्क्वायर। ठीक है, अब बताओ इक्विलिब्रियम तो आ गया, ये इक्विलिब्रियम है, साम्य तो आ गया, लेकिन इस साम्य पर सांद्रता बराबर है क्या? सांद्रता बराबर नहीं है। तो सांद्रता बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, लेकिन कांस्टेंट जरूर रहेगी, अब फिक्स रहेगी 100 और 10। अगले पॉइंट पे बात करते हैं, अगले पॉइंट पे बात करते हैं, फिफ्थ 6 नंबर पॉइंट, साम्य पर मापने योग्य गुणधर्म,
साम्य पर मापने योग्य गुणधर्म कौन कौन से? दाब है, सांद्रता है, घनत्व है, रंग की तीव्रता है, इंटेंसिटी ऑफ कलर, नियत हो जाते हैं, नियत हो जाते हैं। साम्य पर जितने भी मेजरेबल प्रॉपर्टी होती है, जितनी भी मेजरेबल प्रॉपर्टीज होती है, वो सारी की सारी क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। साम्य पर जितने भी मापने योग्य गुणधर्म है वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? कांस्टेंट हो जाएंगे। एग्जांपल से समझना, अगर मैंने एक रिएक्शन करवाता हूं H2 गैस प्लस I2 गैस 2HI गैस, देखो यहां पे I2 का जो कलर होता है ना वो बैंगनी रंग का होता है, वॉयलेट कलर का होता है, ठीक है। H2 कलरलेस है, HI कलरलेस है, तो T बराबर 0 पे I2 मैक्सिमम होता है। I2 मैक्सिमम होता है तो बैंगनी रंग की तीव्रता भी मैक्सिमम होती है। बोलो कि तीव्रता मैक्सिमम, तीव्रता जो होगी वो क्या होगी? मैक्सिमम। जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता जाता है I2 के मोल घटेंगे तो तीव्रता भी जो है वो घटेगी, और इक्विलिब्रियम आएगा तो इसके मोल क्या हो जाएंगे? नियत हो जाएंगे। इसके मोल नियत हो जाएंगे तो तीव्रता भी क्या होगी? नियत हो जाएगी। बैंगनी रंग की तीव्रता भी क्या हो जाएगी? नियत हो जाएगी, ठीक है। स्टार्टिंग में कलर की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, लेकिन जैसे जैसे I2 HI में कन्वर्ट होगा इंटेंसिटी ऑफ कलर क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। बात चले आगे, आगे बात करते हैं, सुनना बात को। नेक्स्ट 7 नंबर पॉइंट, 7 नंबर पॉइंट, अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट पे बात करूं तो साम्य जो होता है, रासायनिक साम्य, वो गतिशील प्रकृति का होता है, डायनामिक नेचर का होता है। साम्य गतिशील प्रकृति का होता है। रासायनिक साम्य जो है वो गतिशील प्रकृति का होता है, डायनामिक नेचर का होता है। साम्य कैसा होगा? डायनामिक नेचर का होगा, गतिशील प्रकृति का होता है। दो गतिशील प्रकृति का मतलब क्या, डायनामिक नेचर का मतलब क्या, इसको समझो आप तो, कि डायनामिक नेचर का मतलब क्या है, इसको समझना। साम्य जो है वो गतिशील प्रकृति का होता है, डायनामिक नेचर का होता है। इसका मतलब क्या कि साम्य पर रिएक्शन रुकती नहीं है, रिएक्शन तो अभी भी चल रही है। साम्य पर रिएक्शन रुकती नहीं है, साम्य पर रिएक्शन अभी भी चल रही है, उसको बोलते हैं डायनामिक नेचर का। उसको क्या बोलते हैं अपन? डायनामिक नेचर का। तो साम्य पर रिएक्शन कभी रुकती नहीं है, रिएक्शन चलती है। उसका एग्जांपल देता हूं, अगर आपने N2 गैस प्लस 3H2 गैस लिया और सामने रखा 2 टाइम्स अमोनिया गैस, यदि साम्य पर आपने D2 मिलाया तो कौन कौन सी स्पीसीज अब उपस्थित होगी? तो देखो N2 तो है ये, H2 है ये, अमोनिया है, लेकिन ये देखा गया ND3 भी मिला। इसका मतलब N2 ने ड्यूटेरियम के साथ रिएक्शन कर दी और ND3 बना दिया। कोई जरूरी नहीं है 2 ड्यूटेरियम आए 1 हाइड्रोजन आए तो ये बनेगा, 2 हाइड्रोजन आए 1 ड्यूटेरियम आए तो ये बनेगा, ठीक है। इसके अलावा D2 तो होगा ही होगा, और जब NHD2 टूटे उस समय H और D कंबाइन होकर HD में बना सकते हैं। तो टोटल कितनी स्पीसीज प्रेजेंट होगी इक्विलिब्रियम पर? टोटल कितनी स्पीसीज प्रेजेंट होगी इक्विलिब्रियम पर? इक्विलिब्रियम पर टोटल स्पीसीज प्रेजेंट होगी कितनी? 8। कितनी स्पीसीज? 8। ये साम्य गतिशील प्रकृति का होता है, यहां से प्रूव होता है। नेक्स्ट 8 नंबर पॉइंट पे अगर अपन बात करें, 8 नंबर पॉइंट पे बात करें कि साम्य गतिशील प्रकृति का होता है, उसके आगे अगर अपन बात करें, साम्य पर जो है वो गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन जो है, गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन जो है वो कितना होता है? 0 होता है। इसका मतलब डेल्टा जी जो होगा वो 0 होगा। साम्य पर डेल्टा जी कितना होगा? 0 होगा। इस बात का भी ध्यान रखना है आपको। साम्य पर डेल्टा जी क्या होगा? 0 होगा। अगर साम्य पर डेल्टा जी 0 है तो अगर आप ग्राफ ड्रॉ करें, अगर अपन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें,
ये गिब्स फ्री एनर्जी है जी। और अगर मैंने कोई ऐसा ग्राफ बनाया, यहां पे रिएक्टेंट 100% होता है, प्रोडक्ट 0% होता है, यहां पे पहुंचा तो रिएक्टेंट 0% है, प्रोडक्ट 100% है, यहां पे पहुंच गए, तो मेरे से पूछे साम्य कहां पे आएगा, तो साम्य तो वहां पे आएगा जहां पे डेल्टा जी 0। इसका मतलब गिब्स फ्री एनर्जी का जब आप कर्व ड्रॉ करते हो तो स्लोप, टेंजेंट की जो स्लोप होगी वो 0 कहां होगी, जब वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो, इस वाले पॉइंट पर। इस वाले पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो ये ऐसे, तो यहां पे इक्विलिब्रियम आएगा, यहां पे क्या आएगा, इक्विलिब्रियम आएगा। क्योंकि यहां पे अगर आप इस कर्व की स्लोप देखोगे तो वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इस कर्व की जो स्लोप देखोगे वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। समझ में आ रही बात। तो साम्य पर गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन कितना होगा, 0 होगा। लास्ट पॉइंट लिखे, इसकी विशेषता है कि यदि साम्य पर कोई परिवर्तन किया जाए, कोई परिवर्तन किया जाए तो अभिक्रिया उस दिशा में विस्थापित होगी, उस दिशा में विस्थापित होगी जहां पुनः साम्य स्थापित किया जा सके। जहां पुनः साम्य स्थापित किया जा सके। अगर आपने साम्य पर कुछ भी चेंज किया, अगर आपने साम्य पर कुछ भी परिवर्तन किया तो अभिक्रिया उस दिशा में जाएगी जिधर पुनः साम्य स्थापित किया जा सके। मतलब वापस नया इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज होगा, जाना हमेशा इक्विलिब्रियम की तरफ ही रहेगा आपको। ठीक है, यहां तक नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। चलो अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना सीख रहे हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, साम्य अवस्था स्थिरांक सांद्रता के पदों में, साम्य अवस्था स्थिरांक सांद्रता के पदों में। सांद्रता के पदों में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। समझना बात को आराम से। अगर एक रिएक्शन दे रखी हो आपको, एक रिएक्शन दे रखी है M1A प्लस M2B कन्वर्ट हुआ N1C प्लस N2D में, तो इसके अंदर दो रिएक्शन होगी। कौन कौन सी, एक तो फॉरवर्ड रिएक्शन है, फॉरवर्ड रिएक्शन कौन सी, M1A प्लस M2B कन्वर्ट हुआ N1C प्लस N2D में, और एक जो है वो है अपने पास बैकवर्ड रिएक्शन है। बैकवर्ड रिएक्शन में कौन है, N1C प्लस N2D मिलके क्या बनाएगा, M1A प्लस M2B मिलाएगा। सही बात, ये चीज है। मैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन लिख रहा हूं, RF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट, ये लो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू का साइन हटाया, KF लिख दिया। KF क्या है यहां पे, KF जो है अग्र अभिक्रिया, फॉरवर्ड रिएक्शन अग्र अभिक्रिया का दर नियतांक है। ठीक है, सिमिलर वे में RB लिखोगे तो ये आएगा KB इंटू C रेस टू द पावर N1 D रेस टू द पावर N2। KB क्या है, पश्च अभिक्रिया का दर नियतांक है। पश्च अभिक्रिया का क्या हो जाएगा, दर नियतांक हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। ठीक है, अब सुनना बात को। साम्य पर RF तो RB के बराबर होगा, साम्य पर RF RB के बराबर होगा तो करो बराबर। RF की वैल्यू पुट कर दो KF A रेस टू द पावर M1 B रेस टू द पावर M2, RB की जगह KB C रेस टू द पावर N1 D रेस टू द पावर N2। KF अपॉन KB कर लेता हूं, KF अपॉन KB कर लेते हैं। चलो, C रेस टू द पावर N1 D रेस टू द पावर N2 अपॉन A रेस टू द पावर M1
बी रेस टू द पावर m2। kf अपॉन kb को अपन एक नया कांस्टेंट दे दिया kc, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है n1 d रेस टू द पावर n2 अपॉन a रेस टू द पावर m1 अपॉन b रेस टू द पावर m2। ये एक नया कांस्टेंट हो गया। k का मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और c का मतलब सांद्रता के पदों में। k का मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और c का मतलब किसके पदों में? सांद्रता के पदों में, सांद्रता के पदों में। समझ रहे हो बात? ठीक है। k का मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, c का मतलब सांद्रता के पदों में, ये हो जाएगा। नॉर्मली अगर बोलूं इन जनरल तो kc जो होगा वो p बाई आर होगा। मैं बार बार ये बोलूंगा p बाई आर है, देखो p बाई आर है, मैं ऐसा बोलूंगा kc जो होगा वो जनरली किसके टर्म्स में होगा? p बाई आर के टर्म्स में होगा। चले आगे बात करें। ये तो हो गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, जिसे अपन बोलेंगे केपी। साम्य अवस्था स्थिरांक दाब के पदों में, साम्य अवस्था स्थिरांक दाब के पदों में, प्रेशर के टर्म्स में। सुनना आराम से। साम्य अवस्था स्थिरांक अगर दाब के पदों में अगर अपन बात करें, साम्य अवस्था स्थिरांक दाब के पदों में अगर अपन बात करें तो देखो क्या होगा। मैं सिंपल सा बोलूं, ये केपी तभी डिफाइन होगा, पहली बात तो सुन ले, केपी तभी डिफाइन होता है साम्य अवस्था स्थिरांक जब कम से कम एक स्पीसीज गैस हो। कम से कम एक स्पीसीज अगर गैस होगी तभी जो है वो केपी डिफाइन होगा, अदरवाइज केपी डिफाइन भी नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखना। केपी तभी डिफाइन होगा जब कम से कम एक स्पीसीज क्या हो? गैस हो। अच्छा, गैस होता है तो गैस के लिए पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगता है, तो पी इज इक्वल टू एन बाई वी आर टी होगा। पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन होगा, तो कंसंट्रेशन की जगह मैं प्रेशर लिख सकता हूं। बोलो, कंसंट्रेशन की जगह मैं प्रेशर लिख सकता हूं। तो केपी जो आएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ सी की पावर n1 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ डी की पावर n2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए की पावर m1 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी की पावर m2 हो जाएगा, जहां पे पी ए पी बी पी सी एंड पी डी जो है क्रमशः ए बी सी एंड डी के आंशिक दाब है। आंशिक दाब मालूम है ना कैसे कैलकुलेट करते हैं? आंशिक दाब है ना, मालूम है ना कैसे कैलकुलेट करते हैं? आंशिक दाब कैलकुलेट करते हैं। आंशिक दाब कैसे कैलकुलेट करते हैं बताओ? गैस स्टेट के अंदर आंशिक दाब का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। ये हो जाएगा केसी और केपी में रिलेशन, सॉरी केपी और केसी कैलकुलेट करना। अभी तक आज अपन ने बात की है कि इक्विलिब्रियम के लिए अपन ने बात की कि इक्विलिब्रियम होता क्या है, फिर फिजिकल स्टेट के बेसिस पे इक्विलिब्रियम क्या होता है, फिर इक्विलिब्रियम के लिए अपन ने बोला एक्टिव मास क्या होगा, लॉ ऑफ मास एक्शन की बात की। उसके बाद अपन ने बात किया लॉ ऑफ मास एक्शन के बाद में अपन ने बात किया कंडीशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है, फिर उसके बाद अपन ने बात की केसी और केपी के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन केसी केपी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, केसी और केपी में क्या रिलेशंस होते हैं, इन सब के आगे बारे में बात करेंगे। ठीक है, यहां तक करें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।